बाइक जो है पार्सल करा रही हैं अजमेर से, रेलवे से पार्सल होके जा रही बैंगलोर, और मैं और भाई जो है फ़्लाइट से जाएंगे। वरना बहुत से केसेस में अनलेस एंड अनटिल ऐसा सिचुएशन नहीं आ जाता, मालूम नहीं होता कि जो इंश्योरेंस है वो बेकार है, लीगली उसको कंसिडरेशन नहीं करते क्योंकि आपकी गाड़ी की वैल्यूज नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये एक लेसन है, आगे जाकर फ़ोन पे से या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू नहीं करता मैं। हेलो नमस्ते आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद व्लॉग्स। तो भाई आज है डे 5 हमारे ये अजमेर राइड का। टाइम जो है सुबह के 9:30 हो रही। 10 बजे का हमारा जो है टाइम था। खादिम हजरत के साथ ज़ियारत और हाज़िरी के वास्ते जाना था। थोड़ी ताख़ीर हो रही है, इसलिए हम जो है अभी पहले जाकर ब्रेकफास्ट कर आते हैं, फिर उसके बाद जब तक ब्रेकफास्ट करके टाइम हो जाता तो खादिम हजरत आती, तो उनके साथ हाज़िरी और ज़ियारत का जो है प्रोग्राम रहता आज। और आई थिंक मैं कलेक्टिवली जितने भी दिन यहाँ अजमेर में हूँ उसकी एक ही सिंगल वीडियो बना डालता हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत जो है ज़ियारत और हाज़िरी से शुरू होती है। तो पहले नाश्ता कर आएंगे, फिर जाएंगे ज़ियारत और हाज़िरी के लिए। तो चलिए दिन की शुरुआत करेंगे। तो वैसे टाइम जो है दोपहर के 1 बज रही। 11:30 बजे हाज़िरी हो गई थी, खादिम हज़रत आए थे साथ, तो बारगाह में हाज़िरी पेशी सब हो गई। 2 बजे जमात है ज़ोहर की, तो नमाज़ पढ़ने तक यहाँ बैठता हूँ, फातिहा वगैरह होगा। तो नमाज़ पढ़ने के बाद देखेंगे क्या करना, थोड़ा मार्केट घूमता हूँ या रूम पर चले जाता हूँ और लंच कर लेता हूँ। तो गए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए, अब थोड़ा बाहर जाकर लंच देखेंगे। उसके बाद मुझे रेलवे ऑफिस जाना है, पार्सल ऑफिस चेक करने कि क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं बाइक पार्सल कराने के वास्ते, तो वो जो है कर लेंगे। तो गाइस टाइम जो है रात के 8:40 हो रही। सुबह जैसा मैं बताया ज़ियारत हो गई थी, वापस रूम को गया था, रूम में थोड़ा रिलैक्स किया, लंच नहीं कराया। फिर अब शाम में जो है फिर से दरगाह शरीफ को ऐशा की नमाज़ पढ़कर बैठा हूँ। बारगाह बंद होने का टाइम है 9 बजे। थोड़ी देर ऐसा बैठ को थोड़ा टहल को बाहर, फिर वापस रूम पर जाने का है। तो दूसरा अपडेट यह है कि वापस जाने का जो है, अब यहाँ ज़्यादा दिन रुकना है, तो बाइक से वापस जाने में 3 रात और 4 दिन लगती। उतना टाइम मेरे पास है नहीं, ना भाई साहब के पास है, तो इसलिए बाइक जो है पार्सल करा रही हैं अजमेर से, रेलवे से पार्सल होके जा रही बैंगलोर, और मैं और भाई जो है फ़्लाइट से जाएंगे। और 2 दिन हो यहाँ, उसके बाद फ़्लाइट है, तो कलेक्टिवली एक पूरा एपिसोड बना डालता हूँ। डिटेल अगर आपको होना बाइक पार्सल का वो बाद में बता डालता हूँ। कल जब जा रहा हूँ तो हो सकता है वीडियो बना डालता हूँ। तो डे 5 का इख्तिताम यहाँ अच्छा था। खुदा हाफिज़। तो आज है डे 6 हमारे अजमेर राइड का। आज का जो प्रोग्राम है उसका थोड़ा हाईलाइट दे डालता हूँ। जैसा मैं कल बताया कि बाइक जो है पार्सल कर भेज रहा हूँ रेलवे से, फिर और मैं और भाई साहब जो है वो फ्लाइट से जा रहे हैं। तो कल शाम को थोड़ा इंक्वायरी कर आया था मैं रेलवेज़ में, पार्सल से रिलेटेड और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना और क्या क्या डिटेल्स उनको ज़रूरत पड़ती है वो सब करके आया था। तो उसका पूरा प्रोसीजर भी आगे चल कर बताता हूँ। बट अभी जो है टाइम 9:30 हो रही। 10 बजे से पहले बाइक लेकर आने बोले थे। यहाँ पास ही है, आई थिंक 300-400 मीटर दूर पर पार्सल ऑफिस है यहाँ अजमेर में। तो बाइक लेकर अभी जा रहा हूँ। फिर वहाँ से जो है पेट्रोल पूरा खाली करना है, फिर उसके बाद पैकिंग होती, फिर उसके बाद जो है रिसीट मतलब बनती गाड़ी की। तो चलिए अभी पहले गाड़ी लेकर जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ क्या क्या जो है फॉर्मेलिटीज ही, और पूरा जो है थोड़ा बहुत हाईलाइट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो गाइस टाइम जो है 10:10 ही। अब बाइक की पैकिंग शुरू हो रही है। होने के बाद लगेज काउंटर में बिलिंग होती है, पहले पैकिंग कराना, पेट्रोल सारा निकाल को। तो पैकिंग हो रही है, पैकिंग होने के बाद उसको पार्सल कर को प्रोसीजर थोड़ा दिखा देता हूँ हाईलाइट्स। ऐसा एक वीडियो बना ले रहा हूँ जस्ट इन केस डिलीवरी के टाइम कुछ भी अगर डैमेज है या कुछ भी है तो एटलीस्ट मुझे अंदाज़ा मिलता। पहली बार जो है ऐसा पार्सल करा रहा हूँ। तो भाई बाइक जो है पैक होकर रेलवेज़ में ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है, और रिसीट भी जो है वो मिल गई। मेरे बैंगलोर जाने के बाद डिलीवरी होती है, आई थिंक 40 आवर्स कुछ है।
उसका पूरा ट्रैवल टाइम ट्रेन का, यहाँ अजमेर से बैंगलोर। मेरे बैंगलोर पहुँचने के आई थिंक 12 घंटे बाद वो बाइक जो है वहाँ आती बैंगलोर स्टेशन पर। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या इश्यूज़ हुए, मतलब ये पूरा ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसीजर है रेलवेज में उसके दौरान क्या क्या दिक्कत हुए। सबसे पहले जो है पैकिंग का बता देता हूँ। पैकिंग जो है रेलवेज नहीं करती, पैकिंग थर्ड पार्टी कौन भी अगर वहाँ स्टेशन में है तो उन्होंने करते हैं वो, तो उसका कॉस्ट जो है मुझे 250 पड़ा। पैक होने के बाद जब एक्चुअल रेलवेज में मैं रिसीट कटाने गया तो वहाँ पर प्रोसीजर जो था बेस फेयर था 300 kg यानी 3 क्विंटल्स 300 kg तक का अगर आपके बाइक का वेट है तो उसका जो बेस फेयर कॉस्ट लगता है ट्रांसपोर्ट कराने वो 3000 है। ठीक है, वो 3000 तो आप देना, उसके ऊपर आपके बाइक की जो आईडीवी रहती, इंश्योरेंस में आपका जो डिप्रिशिएटिंग वैल्यू रहती बाइक की, वो प्राइस के ऊपर फिर एक्स्ट्रा जितना भी पर 50,000 या ईच लाख के ऊपर कितना कॉस्ट आता वो फेयर लगता अलग से वेट के हिसाब से। अब प्रॉब्लम ये था, या यूजली आप सब भी जो है आजकल कॉमन हो गया है कि हम लोग जो है फ़ोन पे पर इंश्योरेंस बना डालते हैं, डिजिट का या जो भी है फ़ोन पे के ऊपर जो भी बन जाता हम वो इंश्योरेंस में क्या है, एक प्रॉब्लम यह है कि उसमें आईडी भी मेंशन ही नहीं रहता बाइक का, तो वैल्यू नहीं रहती। और रेलवेज में अगर आईडी भी नहीं है तो वैसी बाइक को ये लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे। आई एम नॉट श्योर अगर कोई सब्सटीट्यूट लॉ है जिसके ज़रिए मतलब प्रोविज़न बन सकता है, उसका उतना तो नॉलेज नहीं था, मैं पहली बार करा रहा हूँ। बट वहाँ काउंटर पे मुझे साफ बोल दिया सर आईडी भी आपके जो है इंश्योरेंस में नहीं दिख रहा तो हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो गाड़ी की आरसी जो है उसकी एक जेरोक्स थी, मेरा आधार का एक जेरोक्स था, एक फॉर्म आता वहाँ जो काउंटर पर मिलता, तो फॉर्म फिल करना था डिटेल्स में कि क्या पार्सल करा रही, कहाँ से कहाँ करा रही, भेजने वाला कौन है, रिसीव करने वाला कौन है, अपना आधार नंबर लिखना रहता, फ़ोन नंबर लिखना रहता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब लिखना रहता। तो ये सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ फिल कराया, बट प्रॉब्लम वहाँ हुई जहाँ पर आईडी भी नहीं था। तो उन्होंने बोले सर 3000 का तो बेस फेयर लगता गाड़ी पर, वो तो बाई डिफ़ॉल्ट है, बट आपके बाइक की वैल्यू हमना नहीं मालूम हो रही। तो मेरे पास जो है सेल रिसीट थी जब मैं ख़रीदा था 2016 में 1.5 लाख का था, वो देखे उन्होंने बोले नहीं सर वो तो 6 साल पुराना वैल्यू है, बट आज का करंटली आपके जो इंश्योरेंस की कॉपी है उसमें करंट वैल्यू रहना। तो दिक्कत ये थी कि वो था नहीं उसमें। तो फिर मैं बोला सर अगर कोई प्रोविज़न और सब्सटीट्यूट है तो ट्राई करो आप। तो उन्होंने क्या करे, बाइक का जो कॉस्ट है बाई डिफ़ॉल्ट वो बोले कि 50,000 लिख डालो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आपका कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाता बोल के। ओवरऑल जो है मेरे बाइक का जो कॉस्ट पड़े आप ट्रांसपोर्टेशन का वो 3000 बेस फेयर है प्लस 590, तो 3590 टोटल मेरा कॉस्ट पड़ा ट्रांसपोर्ट कराने बाइक अजमेर से बैंगलोर। पैकिंग का 250 अलग लगा, तो ओवरऑल खर्चा इतना था। बट बताने वाली बात यह है जब भी इंश्योरेंस ले रही हूँ, नॉर्मल केस में आपको उतना ज़्यादा शायद मायने ना रखे, लेकिन बहुत सारे केसेस में फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाइक इंश्योर्ड भी है, अगर आप डिजिट पर या कहीं पर भी करवा रहे हैं, आईडी भी अगर मेंशन नहीं है तो आप क्लेम भी शायद नहीं कर सकते आपके बाइक का। तो सेंस क्या बना वो इंश्योरेंस का वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आईडी भी होना ज़रूरी है, तो बेहतर है अगर आप मतलब अच्छे से अपनी बाइक को इंश्योर्ड समझना चाह रही हैं तो प्रॉपर एक जो भी ओरिएंटल या इंडिया इंश्योरेंस कंपनी या जो भी कंपनी है जिसमें आईडी भी आपको प्रोवाइड करती वो वाला इंश्योरेंस ही करवाओ। वरना बहुत से केसेस में अनलेस एंड अनटिल ऐसा सिचुएशन नहीं आ जाता, मालूम नहीं होता कि जो इंश्योरेंस है वो बेकार है, लीगली उसको कंसिडरेशन नहीं करते क्योंकि आपकी गाड़ी की वैल्यूज नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये एक लेसन है, आगे जाकर फ़ोन पे से या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू नहीं करता मैं। बाइक का जो ओवरऑल कॉस्ट था 3590, पैकिंग का 250 ये था। और कल सुबह जो है ट्रेन निकलती यहाँ से, तो कल सुबह बोर्ड होती है। मैं सामने खड़ा कर पैक कराया, ओवरऑल पैकिंग के ऊपर जो है वो रिसीट का नंबर और एक स्टिकर आता QR कोड स्कैनर का, वो सब चिपकाया, वो सब हो गया। तो उसके बाद कल सुबह तो चले जाती, 40 आवर्स के बाद मुझे बैंगलोर में मिलती है, तब तक मैं बैंगलोर पहुंच जाता हूँ। तो ये अपडेट था ट्रांसपोर्टेशन का कि बाइक अगर आप कभी कराना चाह रहे हैं, अब ये नहीं मालूम कि किस कंडीशन में डिलीवर होती है, ये भी देखना। पूरा जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करने में मुझे करीबन ट्रांसपोर्टेशन का 2 घंटे के करीब लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेट्रोल आप नहीं रख सकते अपनी गाड़ी में जब आप भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो पेट्रोल सारा निकालना पड़ता। तो पेट्रोल तो खैर मैं सारा निकाल लिया था, ज़्यादा था नहीं। और डॉक्यूमेंट जो भी मेरे गाड़ी में थे वो डॉक्यूमेंट भी निकाल लिया, सिर्फ टूल किट और वो मेडिकल किट है बाइक में, बाकी सब जो है मैं क्लियर कर लिया। तो बस ये अपडेट देना था आप लोगों को। टाइम जो है शाम के 5 बज रहे। वापस आने के बाद मैं दरगाह शरीफ गया था, दोपहर में ज़ोहर के बाद बैठा था बहुत देर तक, फिर मार्केट थोड़ा घूमा, फिर उसके बाद अभी रूम पर आया। अब कल छठी शरीफ है और कल जुमा भी है,
तो कल बहुत भीड़ रहने वाली है, सुबह जल्दी उठ को जाना पड़ता। तो आज का जो डे 6 का पूरा ओवरऑल अभी तक का जो भी हुआ है उसका एक ब्रीफ मैं सोचा आप लोगों को दे देंगे। मिलेंगे कल फिर से। खुदा हाफिज। तो भाई आज है डे 7 हमारे अजमेर राइड का और टाइम जो है सुबह के 7:30 हो रही। आज जुमा है, आज छठी शरीफ भी है। गुजरात और राजस्थान के जो लोकल्स हैं वो हर महीना छठी शरीफ के लिए आते ही अटेंड करते हैं और वापस चले जाते हैं। बट क्योंकि आज जुमा है फिर कल सैटरडे संडे भी है तो अंदेशा है कि लोग थोड़ा 1-3 दिन टिक जाते हैं, तो भीड़ बहुत होने वाली है। हम लोग अभी तैयार हो लेकर ही 8 बजे से छठी के फातिहा शुरू होती है। तो छठी के फातिहा अटेंड कर को हम लोग जो है दरगाह के अंदर बैठ जाते हैं, कहाँ पे भी या मस्जिद में बैठ जाते हैं, फिर जुमा की नमाज पढ़कर एक साथ बाहर निकलते हैं। रीज़न बीइंग भीड़ इतनी है कि अंदेशा है कि जुमा के प्रेयर के वास्ते दरगाह के बाहर तक भी आ जाते हैं लोग। आज इतनी भीड़ भाड़ में जो है पर्सनल बिलोंगिंग्स भी ले जाना मना रहता है, तो फिर भी आई डोंट नो, मैं ले गया तो फ़ोन आपको अंदर के जो है झलकियाँ वगैरह थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। आज भीड़ तो बहुत रहेंगे, आप फिर भी देखो जितना हो सकता जो है मैं आपको एक थोड़े ग्लिम्पसेस दिखा देता हूँ आज के। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे और छठी शरीफ के फातिहा को अटेंड करेंगे। तो गाइस छठी शरीफ की फातिहा जो है वो अभी ख़त्म हुई थोड़ी देर पहले। भीड़ देखो आप कितनी है और आज जुमा भी है, तो इतनी भीड़ भाड़ में अंदर आने में जितनी तकलीफ़ हुई, अब यहाँ से बाहर जाना बोले तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, बहुत धक्कम धक्की रहती है। तो जुम्मा है इसलिए यहाँ रह जाती है अब, और दोपहर में जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही बाहर निकलने का प्लान है, देखेंगे कैसा होता। बट देखो आप नज़ारा कि कितने लोग हैं यहाँ। तो गैस टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और जुम्मा की नमाज़ ख़त्म हुई फाइनली। अब थोड़ा बहुत जो है भीड़ कम होकर है तो एग्ज़िट ले सकती हैं अब, और जुम्मा की नमाज़ हो गई तो फाइनली अब खादिम हजरात के वहाँ पर वापस होटल में जाएंगे। आज छठी शरीफ है तो वहाँ देख भी चढ़ती लंगर की, तो उससे खाएंगे। तो भाई आज है डे 8 हमारे अजमेर राइड का और आज डिपार्चर वाला दिन है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमें जो है फ़्लाइट से जा रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे, 7 बजे कैब आने वाली है, 12:30 की फ़्लाइट है। तो कोहरा और ठंड बहुत है तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकल जा रहे हैं। 136 किलोमीटर है यहाँ से जयपुर। फ़्लाइट जो है जयपुर टू बैंगलोर है, ज़्यादा नहीं 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो पहले जो है अब फजर की नमाज़ पढ़ना, फिर दरगाह में हाज़िरी देना, तो जल्दी से तैयार होंगे, दरगाह जाकर आएंगे, बैग सामान उठाएंगे अपना और जो है दिन की शुरुआत करेंगे। थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। तो गाइस ये सुबह का मंजर है, नमाज़ पढ़ लिए, अभी जो है दरगाह में हाज़िरी देकर निकलेंगे। सुबह का टाइम एक अलग ही सुकून रहता है भाई यहाँ बारगाह में, बट रुखसती का वक्त आ गया है तो इस उम्मीद में कि अगला बुलावा बहुत जल्दी आ जाए, यहाँ से बारगाह से जो है अब रुखसती लेंगे। तो गाइस हमें लोग जो है अभी अजमेर से जयपुर के वास्ते निकल गए। कोहरा देखो सुबह सुबह कितना ज़्यादा है, और ड्राइवर बोल रहे थे अभी कि कल रात से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ी ड्रिजल हुई थी हल्की, उसके बाद से ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब देखो रास्ते में भी कुछ ज़्यादा खास दिख रहा नहीं, तो इन्हीं नज़ारों को एंजॉय करते करते एयरपोर्ट को जो है पहुँचेंगे। होपफुली रास्ते में धूप निकल जाना। तो गाइस टाइम जो है 9:15 है, 9 बजे एयरपोर्ट आ गए थे। 15 मिनट के बाद जो है बोर्डिंग ओपन होती तो फिर चेक इन जो है स्टार्ट होता। तो गाइस हमारी फ़्लाइट फाइनली बैंगलोर में लैंड कर डाली, और इसी के साथ हमारे अजमेर राइड का अख्ताम यहाँ पर होता है, और हमें फिर मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।